हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, यूपीएसआई की आपकी सीरीज चल रही है, जहाँ पे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा कल से टॉपिक वाइज सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपका पर्टिकुलर क्लास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएसआई के ही स्टूडेंट्स को इसको पढ़ना है। इन फ्यूचर एएसआई का भी पेपर आएगा, वो भी यहाँ पे आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। या आप किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए यूज़फुल है, बिकॉज जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स आगे आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अच्छा, तो करते हैं यहाँ से क्लास की शुरुआत। भाई मैपिंग का क्लास, अगेन आई से कि ये क्लास आपका होता है। देखो यार, ये प्रोटोकॉल होता है, बताना पड़ता है, ठीक है। ये मत सोचना मैम रोज़ क्यों बताते हो, दिस इज अ प्रोटोकॉल। हाँ जी, अगला करेंट अफेयर्स का जो क्लास होता है, अब तक तो याद हो गया होगा। अच्छा, ये 8 नहीं है, ये 5 है। मेरी राइटिंग भी ना माशाल्लाह होती जा रही है। हाँ, 6:45 AM पे आपका एक क्लास होता है। अच्छा, स्टैटिक जीके का क्लास जो है 10:30 बजे चल रहा है अनअकैडमी पे, और दोपहर में 2 बजे एसएससी के लिए आपका क्लास चल रहा है, दैट इज़ अ मॉक टेस्ट। तो प्लीज़ दोनों क्लासेस आधे घंटे के होते हैं, अटेंड कर लिया करो, काम आएगा। चलो यार, सीधे सवालों पे आते हैं। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मार देना। और इस क्लास के जस्ट बाद में करेंट अफेयर्स का क्लास होगा, जहाँ पे आपको मैंडेटरी है आना, वरना फिर ये हो जाएगा वैसी वाली बात है कि बर्गर खाने का मन तो है ना, बर्गर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो ला के रखे हैं, लेकिन हम बनाना नहीं चाह रहे हैं, है ना, और फिर क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा। अब ये मत बोलना कमेंट बॉक्स में स्विगी है एंड जोमैटो है, ये सब चीज़ें ट्राई मत करना। ऑलराइट, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द स्टेट लिस्ट। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको तीनों लिस्ट के बारे में बता दिया था, मैं रिपीट नहीं करूंगी। नहीं देखा है क्लास तो क्लास देख लीजिएगा। अब स्टेट लिस्ट का हिस्सा कौन सा बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके साथ में हेल्थ, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है वाटर, रिवर, ये सब किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। मैरिज, कंकरेंट लिस्ट। अब वही वाली बात है, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद में शादी, अब शादी के बाद आगे क्या, डाइवोर्स वाला सेक्शन भी तो आता है, तो वो किसके साथ आएगा, वो भी कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी काम काज है, फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा, डिफेंस सेक्टर हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका सेंट्रल यानी कि यूनियन के साथ में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल किस में आएगा, या चलो ऐसे लिख देते हैं, किस में आएगा, कौन से लिस्ट में आएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मैनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए टोटल कितनी सीटें होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं, आरक्षित होती हैं, आपको ये आंसर करके बताना है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 4 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल नंबर 330 जो है वो यहाँ पे कहता है कि भैया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सब के लिए सीटों का रिजर्वेशन तो होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा की बात होगी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी, यहाँ पे एंग्लो इंडियन की बात होगी, और यहाँ पे भी एंग्लो इंडियन की बात होगी। बट ये ध्यान रखना, जब हम एंग्लो इंडियंस बोलेंगे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है एंग्लो इंडियंस के लिए अमेंडमेंट नंबर 104 ये कहता है कि इनका जो रिजर्वेशन है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं एंग्लो इंडियंस की, 2, और राज्यसभा के अंदर कितनी हैं, 0, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कितनी हैं, तो 1। तो ये ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के 2 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस की सीटें नहीं होती हैं, लोकसभा में होती हैं, और यहाँ पे जब स्टेट में देखोगे तो विधानसभा में होती हैं, विधान परिषद में नहीं होती हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अच्छा, अगले पे आ जाओ। एक चीज़ और भी तो बता दें, रुक जाओ। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, कुछ याद आया? हाँ, नहीं याद आया होगा। देखो, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। देखो, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम सोचो कि प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं तो आपको पूरा करंट अफेयर्स उठा के यहाँ पे पढ़ाएं, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। जो चीज़ जिस क्लास की है वो वहीं पे पढ़ाई जाएगी। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जिसमें मैंने कहा था ओबीसी के अंदर कुछ सब कैटेगरीज को जोड़ा जाएगा, और फिर मैंने बताया था कि इसके लिए आगे चल के एक और अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 105।
अब आई डोंट नो कि आपको वो याद है कि नहीं कि इसके साथ में एक और आर्टिकल जुड़ जाएगा। आई डोंट नो भाई, तो मैंने बता दिया, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और ये ओबीसी के लिए अमेंडमेंट नंबर दोनों आपको बता दिए। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोडिफाइज इटसेल्फ इट एज एन ऑटोमेटिक मैनर ईच टाइम इट इन्फेक्ट्स एंड कॉपीज द सिस्टम। सिंपली ये बात कर रहा है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। कोरोना वायरस आपने देखा कि वो जब एक इंसान से दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद में जब दूसरे से तीसरे के में ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या है, म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, जो बार बार अपने फेजेस को चेंज करता रहता है। बस कुछ यही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिफ्यूज द एंट्री ऑफ द जापानीज स्टीमर कोमागाटा? याद आया? नहीं मैम, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है, ये तो पहली बार आया है। अच्छा, करतार सिंह जी का नाम याद आ रहा है ना? ना मैम, दिस इज अगेन द पहली बार। भैया इतनी 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 हिस्ट्री पढ़ा दी है तुम लोगों को स्पेशल क्लासेस में, उसके बाद भी अगर ये आंसर ना कर पाओ तो फिर आप क्या कर रहे हो लाइफ में, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा कनाडा। वैनकूवर आइलैंड होता है जहाँ पे इंडिया की एक शिप होती है। इंडिया की शिप क्या होती है, आई मीन टू से कि एक जहाज़ होता है जिसके ऊपर भारतीय लोग होते हैं, मैक्सिमम उसमें पंजाबी लोग होते हैं। वो इंडिया के अंदर आते हैं हल्दिया पोर्ट पे, ठीक है। और हल्दिया पोर्ट पे आने के बाद में उनका जो जहाज़ होता है वो वहाँ पे उतरने से या फिर उसको उतारने से वहाँ पे मना कर दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं भैया, वापस जाते हैं और वहीं पे जब हल्दिया पोर्ट पे जहाज़ आता है तो वहाँ पे मारम मारी हो जाती है। और करतार सिंह जी का जो नाम है वो आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, 1914 लिखा हुआ है, 1913 याद है क्या है? गदर पार्टी कहाँ पे बनी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसको बनाया गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है लाला हरदयाल जी के बारे में। अगला सवाल, द स्टेट वेयर रीऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1956, यानी कि राज्यों का जो विभाजन बाद में हुआ था 1956 के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसके आधार पर किया गया। देखो यार, इसकी बात करोगे पहले ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पे भारत के अंदर एक ही राज्य को बनाया गया था, क्योंकि वो याद है कौन से वाले अंकल थे जिनकी डेथ हो गई थी, वो बैठे थे ना हड़ताल पे आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में ही तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था, भाषा के आधार पर अलग किया गया था। अब पूछा जा रहा है कि इसका एक्चुअल में बेसिस क्या है। तो देखो ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होता है, और पहले जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, तो वो पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला सबसे पहला राज्य, उसके बाद में आपको पंजाब मिलेगा। प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। और हाँ, जब भी किसी स्टेट का डिवीजन होता है या फिर किसी स्टेट के एरिया को चेंज किया जाता है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल होता है। बट ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। दैट मीन्स वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ था, बट इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगला सवाल, द इंडियन पीनल कोड IPC, सवाल नेपोलियन कोड कब आया था? कमेंट बॉक्स में छापो। और अगर कोई बोला मैम नहीं पढ़ाया है, कभी नहीं पढ़ाया है, चलो याद दिला देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, आज से 1 हफ्ते पहले की बात है, नेपोलियन DNA और उनकी टोपी बनी थी। कुछ याद आया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नेपोलियन के बारे में करंट अफेयर्स के क्लास में कि भाई कहाँ से कहानी शुरू होती है और इन फ्यूचर कहाँ जाके सेंट हेलेना के ऊपर ख़त्म होती है, बताइएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि कोड ड्राफ्टेड बाय द लॉर्ड मैकेले इन ईयर 1860, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द पीनल कोड बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मेट? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पीनल कोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंडिया का है? करेक्ट आंसर है सिंगापुर, ब्रूनेई एंड श्रीलंका, तीनों का सेम है। अगला, Who was the first Indian appointed to the Viceroy Executive Council? किसको सबसे पहले अपॉइंट किया गया था? इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको दूसरी याद रखनी है वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब संविधान सभा बनी थी, तो वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो भी यही थे, और परमानेंट बेसिस पे जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द DPSP,
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप लोगों को कल से चैप्टर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। डीपीएसपी की बात करोगे तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या लिखा है भाई? दीज आर सम इंस्ट्रक्शन एड्रेस टू द स्टेट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके, दीज आर इन्फोर्स्ड इन द कोड। अच्छा, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि डीपीएसपी के बारे में जो ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। पहला कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर हर एक व्यक्ति को क्या करेगा, प्रोग्रेस देगा, मतलब उसका प्रॉफिट करेगा। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है कि दे आर इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट, यानी कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो इनको कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। कैसन मजाक कर दिए हैं ये, तो पढ़ा के हम थक गए हैं कि डीपीएसपी इज व्हाट, नॉन जस्टिसेबल और फंडामेंटल राइट इज अ जस्टिसेबल। तो जब ये नॉन जस्टिसेबल है तो कोर्ट में कैसे लेके चले जाओगे? लो, क्रॉस हो गया। अच्छा, इसके लिए पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 4, आर्टिकल नंबर कितना है? 36 से लेके 51 के बीच में आपको ये मिलता है। एंड इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का कल्याण करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर समझ रहे हो? मदर से नेक्स्ट चाइल्ड में, नेक्स्ट चाइल्ड से उसके चाइल्ड में, या नानी से मम्मी में, मम्मी से उसकी बेटी में, तो दिस इज व्हाट, ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है हेरिडिटरी एंड जेनेटिक में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्रोमेटेनिक जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस ऑब्वियस सी बात है ये होता है, एंड आपका एक्सेस सिक्रीशन ऑफ डिजीज ये भी होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर इन इंडिया? अच्छा, रबर 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 से याद आया, जेनेटिक मॉडिफाइड रबर अभी रिसेंटली कहाँ पे लगाया गया है? आसाम के अंदर। कहाँ से लाके लगाया गया है? केरला से लाके लगाया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया के अंदर रबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये भी आपको केरला के अंदर ही मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला। सिंपल है ना, अभी मैंने बोला आपको केरला के अंदर इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेट है यहीं पे होगा। हु हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड टू द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज? यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड का वो यहाँ पे दिया गया था, किसको? गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स को। अब ये कौन से अधिनियम के अंदर दिया गया था, किस एक्ट के अंदर ये दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा है ना, ये वाला जो एक्ट है इससे ध्यान रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को जो जोड़ा गया है वो मैक्सिमम चीज़ें जोड़ी गई हैं इसी वाले एक्ट के थ्रू। बाकी अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, या रूल ऑफ लॉ है, या फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको इसी से देखने को मिलती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अगला, विच टाइप ऑफ द लैंड डज एल्यूवियल सॉइल सेडिमेंट मीन्स? पहले तो ये जानो हमारे देश के अंदर टोटल 6 टाइप के मेन सॉइल होते हैं। प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार के मत लाना मेरे पास में, अरे मैम ये तो 8 लिखा हुआ है, मैंने बोला द मेन वन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो इंडिया के अंदर टोटल 43% एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। जो नॉर्दर्न इंडिया का एरिया है, दैट मीन्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? एल्यूवियल सॉइल जो है वो बनती है सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैप में अगेन मैप नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है आपको, बस आप ऐसे समझ लेना। और अगर आपको लग रहा है कि अब सिर्फ 1.5 महीने का टाइम बचा है तो उसमें हम सिर्फ चीज़ों को रट्टोफाई कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थिंग्स आर नॉट सो ईजी, आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता है क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी रिवर्स आपको मिलती हैं। इंदस का एरिया इधर आता है, इधर गंगा रिवर है, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है, सो देयर आर सो मैनी रिवर्स। अगला सवाल, हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एंटिटी टू
take a written complaint about the disclosures on any allegation of corruption or misuse of the office। आपसे कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगे तो कौन सी इसमें से ऐसी बॉडी है या फिर अथॉरिटी है, अगर कोई भी करप्शन होता है तो उसकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है सीबीआई इसका करेक्ट आंसर। सवाल ये ध्यान रखना, सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है, और अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर जाके इनको काम करना है तो खेला होवे जो हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, उससे पहले एक और खेला होवे हो चुका था जब सीबीआई वहां पे गई थी एक केस की जांच करने के लिए, तो ममता बनर्जी जी ने वहां पे कांड किया था। तो सीबीआई जा तो सकता है किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट सीबीआई किसी भी स्टेट के अंदर तभी जाता है जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको परमिशन दे देती है, बट ये काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आता है, जिसके अंदर यूपीएससी को रखा जाता है। अगला सवाल, Which article of the Indian Constitution says there shall be a parliament for the union consisting of the president and the two houses to be named as Rajya Sabha and the Lok Sabha? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति भी होना चाहिए, लोकसभा भी होनी चाहिए, राज्यसभा भी होनी चाहिए? ऐसा कौन कहेगा? कौन है वो? कोई नहीं है यार, पार्लियामेंट है, आर्टिकल नंबर 79। ठीक है, सुनो कहाँ गया, ये रहा, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, और पार्लियामेंट 59, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल 9 और 7 जो लिखा हुआ है ये नागरिकता के लिए आएगा, यानी कि जो सिटीजनशिप है दैट इज आर्टिकल नंबर 5 to 11। पार्ट नंबर पूछा जाता है यूजुअली, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर ये आता है। अगले सवाल, ऑन हुज सजेशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? देखो ये सवाल आने के चांसेस फिर से हैं, या फिर गवर्नर के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। इतने सारे गवर्नर चेंज हो रहे हैं, कौन था वो स्टूडेंट जिसने बोला था मैम स्टैटिक चेंज कर दो? भगवान कसम बता रहे हैं, उस बच्चे की मन की जो आवाज़ होती है ना, वो सरकार ने शायद सुन ली थी। वेल, अभी आपने देखा 4 राज्यपाल चेंज हुए हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड एंड और कौन सा बचा? तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब, और क्या बचा? एक बार से बताना ज़रा कौन सा? अच्छा पंजाब बोल तो दिया, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हुए हैं, कहाँ पे कौन गया है ये सब आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, तो प्लीज़ एक बार से देख लीजिएगा। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट, पहले तो ये ध्यान रखो, आर्टिकल अपॉइंटमेंट पूछा जाए, आर्टिकल 1 राज्यपाल, एक से ज़्यादा राज्य का शेड्यूल, या फिर अमेंडमेंट, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, दैट इज़ अमेंडमेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, किसके सजेशन पे करता है? पीएम के सजेशन पे करता है। एंड जो गवर्नर होता है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रूव टू बी द लीडर फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ आर वर्ड? सवाल में तुमसे कहा जा रहा है कि अगर हमें अपने वर्ड को चेंज करना है तो इसमें से हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इन चीज़ों के ऊपर हमने काम कर लिया तो ये सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है। अगला सवाल, डीमैट अकाउंट क्या होते हैं यार? सिंपल है, थोड़ा बहुत भी बैंकिंग आता होगा तो आप यहाँ पे सिंपली इसका आंसर कर लोगे। डीमैट अकाउंट की बात करोगे तो आंसर क्या होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ तो एक चीज़ और लिखी है, SDR। याद आया? नहीं याद आएगा क्योंकि हम करंट अफेयर्स में मैम आते ही नहीं है, कभी कभी मुंह दिखाई कराने आ जाते हैं बस। IMF, जब भी हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, SDR जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, ये IMF का हिस्सा होता है और यहीं से पैसा विड्रॉ किया जाता है जब भी किसी कंट्री को एज अ लोन पैसा चाहिए होता है। यहाँ पे 5 अलग अलग करेंसीज होती हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना कौन कौन सी करेंसीज होती हैं। अगला सवाल, when was established as a statutory body in the year 2007 to protect, promote एंड सेफ गार्ड चाइल्ड राइट इन इंडिया? भारत के अंदर इसमें से जो बच्चों के अधिकार होते हैं उनको बचाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है? तो आप कहेंगे कि मैम सिर्फ बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का भी तो आजकल शोषण हो रहा है ना? कि मैम सुबह रोज कह देती हो सुबह क्लास में आओ, सुबह क्लास में आओ, कैसा ना है सुबह क्लास में, नींद नहीं खुलती मैम, समझ सकते हैं, है ना? राइट टू स्लीप जो दिया हुआ है तुमको। ओके, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, एक चीज़ और, पॉस्को एक्ट भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है,
ये किस चीज़ के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए है। इसके ऊपर भी कई बार सवाल बनता है। अगला सवाल, डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डिस्प्लेज एन एडवर्टाइजमेंट ऑन योर ओन कंप्यूटर। आपने देखा होगा कई बार जब आप जैसे कि वायरस वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह के अटैक वगैरह हो जाते हैं, मालवेयर अटैक होता रहता है, तो वैसे ही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस टाइप का यहाँ पे मालवेयर, तो दिस इज व्हाट एडवेयर कहता है, जो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड और इंटेंसिटी। कौन सा वाला इसमें से इन्फ्लेशन नहीं है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है। देखो कॉस्ट पुश का मतलब ये हो गया कि अचानक से अगर किसी भी चीज़ का प्राइस है वो बढ़ गया है ना, या मान लो कि किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और प्रोडक्शन नहीं था, तो हमने क्या किया, उसका प्राइस बढ़ा दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट आ, तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या होगा, कॉस्ट। ये सारे जो है ना ये टाइम के हिसाब से चलते हैं, यानी कि ये स्पीड और इंटेंसिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रांसलेट द महाभारत इनटू इंग्लिश। किसने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केसरी मोहन गांगुली जी के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है, विच ऑफ द गिवन, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS के अंदर कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री होती है जो इनको कंट्रोल करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इनको कंट्रोल करती है। एंड वाइल्ड लाइफ के लिए जो सेंटर बना हुआ है दैट इज इन देहरादून, वो देहरादून के अंदर बना हुआ है। एंड लबासना तो आप जानते ही हैं कहाँ पे बना हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, टू होम इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इजी टर्म था, कुछ इतना खास नहीं था। अगला, वेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड बेतवा रिवर अकर। देखो यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपको यमुना मिलेगी, और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, टोंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या है, हमीरपुर इज द राइट आंसर। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दो इसी बात पे, जब नए नाम की बात आएगी, अलीगढ़ का नया वाला नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। इन विच ईयर were the two houses of parliament established, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को कब पहली बार बनाया गया था। आंसर हो जाएगा 1952, और इलेक्शंस के टाइम भी आपको यही देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, डैश indicates the tax has to be deducted at the source by the different deductor such as and has been submitted to the government। किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि मान लो मेरी सैलरी आती है, मेरी सैलरी के ऊपर कुछ पैसा डिडक्ट होता है, ये जो पैसा डिडक्ट होता है ये सरकार के पास में जाता है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आप कौन सा वाला फॉर्म भरते हो। कल वाली क्लास में फॉर्म 16 मैंने बोला था, और मुझे सच में नहीं पता था कि ये सवाल पेपर में पूछा भी गया था। मैंने तो ऐसे जनरली आपसे बोल दिया था कि ये सवाल आ सकता है, बट ये देखो क्वेश्चन बनाया भी गया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या है, फॉर्म 16 विल बी द राइट आंसर। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, अच्छा, द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स, अच्छा राइट टू फ्रीडम मैम इसमें सबसे पहले लिख दो खाने का राइट, दूसरा सोने का राइट, तीसरा आगे मतलब समझ लो घूमने का राइट, ये सारे राइट्स होने चाहिए थे इसमें। अच्छा देखिए, एडॉप्ट एनी प्रोफेशन, ओके ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सोच लेना यहाँ पर एक बारी से, एंड ऑब्जर्वेंस एंड प्रोरोगेशन ऑफ द रिलीजन। अरे भाई क्या बात कर दी है, सारा खेल खत्म हो जाता है यहीं पे, क्योंकि रिलीजन शब्द आ गया ना। तो ये तो आर्टिकल यहाँ से यहाँ है, आपसे राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है, और फ्रीडम की बात करोगे तो आर्टिकल यहाँ से यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहानी में खेला ओवे हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इसके लिए आपको पता है आर्टिकल नंबर 17 दिया गया है, तो ये दोनों बाहर हो गए, ठीक है। चलो अच्छा, आगे देखते हैं। विच पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन से याद आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, इसका काम होता है, ये एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा। 18 अक्टूबर 2010 को, कसम से बता रहे, एक यही तारीख है जो हमको बहुत अच्छे से याद है। अगर तुम मुझसे ये भी कह दो मैम नाबार्ड कौन से ईयर में बना था, वो तो हम बता देंगे 1982 में, 1981 का एक्ट था, लेकिन कह दो तारीख बता दीजिए तो वो मुझे याद नहीं है, सॉरी। चलिए अच्छा, यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है रिवर, गंगा के ऊपर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि भैया इसके सोल्यूशन के लिए कौन सा होगा,
तो इसके सोल्यूशन के लिए होगा। आरसी मेहता केस हुआ था यार, आई थिंक, हाँ आरसी मेहता केस था, यूनियन गवर्नमेंट के साथ में केस होता है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको पेपर का दूसरा सेक्शन भी सॉल्व करवा दिया। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पेपर कैसा आता है। तो कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में 2-2 या 3-3 चैप्टर लेके चलेंगे, उसके ऊपर जो सवाल बन सकते हैं सॉल्व कराए जाएंगे। एंड बस ये ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जा रही हैं उनके ऊपर भी फोकस करना। ये मत सोचना ओह ये बता दिया है, ये लिख कर आया था, कहानी खत्म। जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उस पर फोकस करना। और इस क्लास की PDF नहीं मिलती है तो ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। अब आपसे सीधे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। ये करंट अफेयर्स की क्लास का समय है। नया बैच आपका पेड स्टार्ट 15 सितंबर। कोड विल बी कृति10 एंड रेज हैंड का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं अपने हाथ को रेज करके, और एजुकेटर आपको कॉल करेगा। एंड स्पेशली अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ में जुड़ने का भी मौका आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आप पेड बैचेस को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस में मिलते हैं, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, कोड विल बी कृति10। ओए होए कॉम्बैक्ट आ गया, आंसर तो हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, टेस्ट होगा कैसे? बड़ा काम करवाते हो यार तुम लोग मुझसे। ओके, SSC कॉम्बैक्ट एवरी संडे दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट आपका होता है। यूपीएससी कैटेगरी में 11 बजे होता है, SSC में आपका 12 बजे टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो इस टेस्ट को जरूर से दिया करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नए बैच का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर नया बैच आपको ज्वाइन करना है, SSC है या लाइक CDS है, NDA किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। कोड सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सारे सब्जेक्ट होंगे, GS, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, एवरी सब्जेक्ट विल बी देयर। चलिए, अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? अब 6:45 पे। और हाँ, स्पेशल क्लासेस के टाइम को ध्यान रखिए, क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट नहीं होंगे। दिस इज द लास्ट टाइम, क्योंकि अब बैक टू बैक सारे पेपर लगे हुए हैं। फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो ही गया है, तो मुझे पता है कुछ बच्चे फेस्टिव मोड में चले जाते हैं, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी। बट यार देखो, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बस बैठे रहना लद्दाख जाने का, बस ऐसे ही सोच के कि लद्दाख जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा? देख रहे हो ना, मतलब एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो मिलते हैं आप लोगों से 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।